हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी आप सभी का आपके अपने सिलेक्शन अब के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आज हम एक शासक पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी वन शॉट हमारा वीडियो रहने वाला है। यानी एक ही वीडियो में एक शासक पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, उनके स्थापत्य, उनके सैन्य अभियान, वो जो महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण, या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित जितने भी पॉइंट है वो हम जो है पढ़ने की इसमें कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा शासक जो रहने वाला है, अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान राजवंश में, या रणथंभौर के चौहान राजवंश। और रणथंभौर के चौहान राजवंश की स्थापना किसने की, तो आपको ध्यान रखना है किसने की। बता देके तो आप सभी को पता है किसने की, गोविंदराज ने की। किसने की? गोविंदराज ने। थोड़ा सा पहले मैं बता दूं आपको, तो गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना, यानी ये क्या बता देके गोविंदराज संस्थापक है। ओके। और इन्होंने रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना कब की, तो 1194 ईस्वी में की थी, है ना। लेकिन हमको जिस शासक के बारे में पढ़ना है उनके बारे में, जिनका नाम है बता दे के क्या, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, इनके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, ध्यान रखना। हमीरदेव चौहान, इनका शासनकाल आता है मेरे भाई 1882 से 1301 ईस्वी, है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों, मेरे देश के नौजवानों, कि हमीर को क्यों जाना जाता है, तो हमीर को हट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हमीरदेव चौहान रणथंभौर के अंतिम चौहान शासक थे। हट के लिए कैसे जाना जाता है? अंतिम शासक, रणथंभौर के अंतिम चौहान शासक थे, ठीक है। चलो, हट के लिए इनको कैसे जाना जाता है, तो इनके बारे में कहावत है कि सिय गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेना दूजी बार। सिय गमन यानी जो शेरनी होती है वो अपने जीवन में एक ही बार बच्चे को जन्म देती है। सिय गमन सतपुरुष वचन यानी जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसने जो जुबान दे दी है उस पर वो अडिग रहता है। कदली फले एक बार यानी जो केले का पेड़ होता है उस पर एक ही बार फल लगता है। सिय गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल, तिरिया तेल मतलब हिंदू विवाह में बात करूं परंपराओं में, तो लड़की के एक ही बार तेल चढ़ता है, यानी एक ही बार हल्दी लगती है। हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार, यानी हमीर ने हट कर लिया, यानी जो प्राण ले लिए, यानी जो प्रण ले लिया उन्होंने उसको पूरा करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते भाई, ठीक है। ये हमीरदेव चौहान के बारे में कहा जाता है। तो सबसे पहले हमीरदेव चौहान के बारे में हमको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। किसके बारे में? हमीरदेव चौहान के बारे में। तो हेडिंग डाल लो आप अगर लिखना चाहो तो साथ के साथ, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, इन्होंने, इनका जो शासनकाल आता है ये आता है 1282 से 1301 ईस्वी, यानी 1282 से 1301 तक इन्होंने शासन किया था। कहां पर? बताओ देखे, रणथंभौर में। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने इनके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि हमीर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमीर किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ देखे, इधर से लिखते हैं, चलो। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है। हट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हमीर ने कोई ग्रंथ लिखा है क्या, तो लिखो हमीर द्वारा रचित ग्रंथ, और उसका नाम है श्रृंगार हार। क्लियर है? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमीर के गुरु कौन थे। हमीर के गुरु, तो हमीर के गुरु थे राघव देव। हमीरदेव चौहान के दरबारी, हमीर के दरबारी कवि कौन थे बताओ देखे, तो आपको बताना है बीजादित्य। बीजादित्य, यहां से सीधा आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। कई बार बीजादित्य का पूछा गया है। इसके अलावा रानी का नाम क्या है?
इनकी जो रानी थी उनका नाम है रंग देवी। इनकी पुत्री है, आगे इनका जिक्र होगा इसलिए नाम ध्यान में रखना, पद्मला, है ना। क्लियर बात। इनके पास घोड़ा भी था, इनके पास घोड़ा भी था जिसका नाम है बताओ देखे क्या, बादल। बादल नाम का इनके पास क्या था बताओ देखे, घोड़ा था। किनके पास, हमीरदेव चौहान के पास। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हमीरदेव चौहान ने 1288 में एक यज्ञ किया था जिसका नाम है नौ कोटियजन यज्ञ। क्लियर है। हमीर ने 1288 ईस्वी में 9 कोटियजन यज्ञ किया। यज्ञ किया था जिसके पुरोहित विश्वरूप थे। कौन थे पुरोहित? विश्वरूप थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। तो ये बेसिक चीजें थी हमीरदेव चौहान के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो हमीर किसके लिए प्रसिद्ध है? हट के लिए प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ श्रृंगारहार है। हमीरदेव के गुरु राघव देव है। इसके अलावा इनके दरबार में कौन थे? तो बीजादित्य है, रानी रंग देवी, पुत्री पद्मला, और इन्होंने 1288 में कोटियजन जो है यज्ञ किया था। सीधा ध्यान में रखना है आपको। क्लियर बात। अब हमको पढ़ना है हमीरदेव चौहान के सैन्य अभियान। क्या पढ़ना है बताओ देखिए, हमीरदेव चौहान के सैन्य अभियान हमको पढ़ना है। चलो तो लिखो सैन्य अभियान, हमीर के सैन्य अभियान। हमीर के सैन्य अभियान। ध्यान रहे हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे भाई। कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में विजेता रहे। एक अंतिम युद्ध जो है इन्होंने ये जो है हार गए थे अलाउद्दीन खिलजी से। आपने पढ़ा होगा तो लिखो हमीरदेव चौहान ने, ठीक है, हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध, कितने युद्ध? कुल 17 युद्ध लड़े। जिसमें से 16 में विजेता रहे, है ना। अब मैं डायरेक्ट ही आपको लिखवा देता हूं कि इन्होंने किस किस के साथ में युद्ध किया था और किस किस को जो पराजित किया था। तो लिख लो। इन्होंने, एक स्थान है यूपी में भीमरस। कहां पर ये स्थान? यूपी में है, ठीक है। और यहां के शासक थे अर्जुन देव। कौन थे बताओ देखे? अर्जुन देव। अर्जुन देव को जो है पराजित किया। अर्जुन देव को पराजित किया था इन्होंने। क्लियर है बात। उसके बाद में ध्यान रखना इनके समकालीन मेवाड़ के शासक थे समर सिंह, उनको हराया था। मेवाड़ के शासक कौन थे? समर सिंह। समर सिंह को पराजित किया, यानी समर सिंह को हराया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना आबुक के शासक इनके समकालीन थे प्रताप सिंह। आबुक के शासक कौन थे? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को हराया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना मालवा के इनके समय शासक थे भोज परमार। भोज परमार को हराया हमीरदेव चौहान ने। इसके अलावा ध्यान रखना दिल्ली के शासक थे J.K यानी जलालुद्दीन खिलजी, उनको भी हराया था।
दिल्ली के शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को हराया। जलालुद्दीन खिलजी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं इनको शॉर्ट में J.K लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ आना। इसके अलावा ध्यान रहे आपको, दिल्ली के इनके समकालीन शासक थे दिल्ली के, कौन बताओ देखे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के, इनको मैं शॉर्ट में लिखूंगा A.K। अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। कौन? अंतिम युद्ध हार गए थे भाई। कौन हार गए बताओ देखे? हमीरदेव चौहान। कौन हार गए? हमीरदेव चौहान। यानी इतनों को हराया था, यानी 16 युद्ध इन्होंने जीते थे, लेकिन एक अंतिम युद्ध हार गए थे। किससे बताओ देखे? अलाउद्दीन खिलजी से। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमको पढ़ना है, बताओ देखे क्या? हमीरदेव चौहान के मुख्य अभियान, यानी मुख्य अभियान किस किस के साथ में, और ध्यान रहे कि उससे जो है जहां से क्वेश्चन बनता है वही मैं आपको मुख्य मुख्य बयान पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और अच्छे लेवल का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमीर के मुख्य अभियान, मुख्य अभियान, हमीरदेव चौहान के मुख्य अभियानों में अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि सबसे पहले इनके समय अटैक हुआ था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का, यानी J.K का अटैक हुआ था। क्लियर है? तो हेडिंग डालो, हमीर वर्सेस J.K यानी जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का शासन काल आता है 1290 से 1296 ईस्वी तक। इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। क्लियर है बात? अब देखो कहानी क्या हुई थी, जलालुद्दीन खिलजी क्यों अटैक कर रहा है, तो इधर मैं आपको समझाते जाऊंगा, इधर मैं लिखाते जाऊंगा, ठीक है। दिल्ली, ये दिल्ली है, दिल्ली में शासक कौन है? J.K है। इधर रणथंभौर है, रणथंभौर में कौन है बताओ देखे? तो आपको देखना रणथंभौर में हमीरदेव। अब अटैक करेगा कौन बताओ देखे? J.K। क्यों करेगा? क्योंकि साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य का क्या करना है बताओ देखे? विस्तार करना है। तो सेना लेकर आया कौन बताओ देखे? रणथंभौर। तो आपको देखना है जलालुद्दीन खिलजी J.K लेकर आया था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली रणथंभौर पर 2 बार अटैक करता है, एक तो 1290 में करता है, एक 1292 में करता है। ध्यान रहे ये दोनों डेट सही है, ठीक है। कहीं पर 1291 में लिखा है तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। ये जो अटैक करेगा दोनों आक्रमण के समय, तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे, इनका नाम ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, एक सेनापति का नाम था मलिक खुर्रम, मलिक खुर्रम। क्लियर है? इसके अलावा इनके साथ में थे बताओ देखे सरजिंद अहमद। इसके अलावा इनके साथ में थे बताओ देखे कौन? कुबेर बेग आलम, कुबेर बेग आलम, ये इनके सेनापति थे। क्लियर बात? आई बात समझ में? ठीक है। और J.K का जो सलाहकार था इस समय, वो था बताओ देखे कौन? मलिक अहमद चाप, ये भी साथ में था, मलिक अहमद चाप। अब इधर से सेना लेकर आएगा तो ये तो रणथंभौर दुर्ग है, लेकिन इससे पहले यहां पर एक छोटा दुर्ग और बनाते थे। क्यों? क्योंकि जो है आसानी से भाई डायरेक्ट जो है अटैक ना कर दे दिल्ली वाले, तो यहां पर सेना आएगी तब तक जो है रणथंभौर संभल जाएगा, इसलिए छोटा दुर्ग एक और जो है बनाते थे। इसको बोलते थे जैन दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग की क्या, ये कुंजी, यानी ये ताला है, ये कुंजी है, पहले इसको जीतना पड़ेगा। अगर इसको जीतोगे तो ही इसका ताला खोल पाओगे, सीधी सी बात तो ये है। वही क्या था, जैन दुर्ग पर छोड़ रखा था किसको? गुरुदास सैनी को। गुरुदास सैनी को किसने? हमीर ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया जैन दुर्ग पर। सबसे पहले भिड़े कौन? गुरुदास सैनी। और गुरुदास सैनी J.K से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब अधिकार किसका हो गया बताओ देखे? जैन दुर्ग पर अब अधिकार हो गया
गुरुदास सैनी मारा गया और अधिकार हो गया किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। और यहाँ पर जो है अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया किसको, नौशेखा को। किसने, बता दे के जलालुद्दीन खिलजी ने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाया, आगे अटैक तो किया लेकिन नहीं जीत पाया। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 की ये बात है। दोबारा वापिस अटैक करेगा। 1292 में सेना लेकर आया था और लंबे समय की घेराबंदी, 6 महीने तक घेराबंदी रखी लेकिन नहीं जीत पाया था जलालुद्दीन खिलजी। तब परेशान होकर इन्होंने घेरा उठाने को कहा तो वहीं पर सलाहकार था मलिक अहमद साहब। बोला कि साहब बिना जीते आप दिल्ली कैसे लौट रहे हो, दिल्ली जाएंगे तो बेइज्जती होगी, इस दुर्ग को जीतना आवश्यक है, जीतना जरूरी है भाई। तो बोला कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन से दुर्ग के बारे में, तो आपको जानना है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। क्लियर है, तो लिख लो भाई। इधर क्या लिखोगे, इधर लिख लो कि क्या, Z.K यानी जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक है, दिल्ली के शासक है। ठीक है, इसके अलावा लिखो इधर साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। साम्राज्यवादी नीति के तहत, नीति के तहत रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए, 2 बार आक्रमण किए थे भाई। क्लियर है, पहला आक्रमण इनका हुआ था 1290 और दूसरा आक्रमण हुआ था 1292 ईस्वी में। किसका, Z.K का। अब दोनों आक्रमण के समय आपसे पूछ ले, यहां पर नोट्स में लिख लो कि दोनों आक्रमण के समय, आक्रमण के समय J.K के सेनापति, के सेनापति कौन थे बताओ देखे, तो आपको देखना एक का नाम था, बताओ देखे क्या। नंबर 1 मलिक खुर्रम, मलिक खुर्रम, सरजिंद अहमद, सरजिंद अहमद। और नंबर 3 था इनके साथ में, बताओ देखे उधर लिखा हुआ है कुबेर बेग आलम, कुबेर बेग आलम, ये सेनापति थे। अब ध्यान रहे कि साथ में था J.K का सलाहकार, J.K का सलाहकार यानी एडवाइजर कौन था बताओ देखे, मलिक अहमद साहब, मलिक अहमद साहब, ये भी साथ में था भाई। क्लियर है, इसका आगे जिक्र होगा इसलिए मैं जो है यहां पर नाम इसका लिखवा रहा हूं। अब लिखो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं बताओ देखे, जाहिंद दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं, जाहिंद दुर्ग को, जहीन या छानगढ़ को। इसको छानगढ़ भी कहते हैं, ध्यान रखना है ना, छानगढ़ दुर्ग। इसके नीचे एरो लगा के लिख लो क्या, कि यहां पर हमीरदेव चौहान का प्रशासक नियुक्त किया गया था गुरुदास सैनी, गुरुदास सैनी था। और J.K से संघर्ष करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो जलालुद्दीन खिलजी यहां पर अधिकार कर लेता है और अधिकार करके नौशेखा को जो नियुक्त करता है। क्लियर है, तो लिखो हमीरदेव का, हमीरदेव का प्रशासक है, या लिखो ऐसे हमीरदेव, हमीरदेव ने यहां गुरुदास सैनी को, गुरुदास सैनी को प्रशासक नियुक्त कर रखा था, प्रशासक नियुक्त नियुक्त किया था। और उसके बाद रखो, लिखो गुरुदास सैनी J.K से संघर्ष करते हुए
वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त, अतः Z.K का जाहिंद रुख पर, जाहिंद रुख पर अधिकार हो गया। अब J.K किसको सौंपेगा ये दुर्ग? तो J.K जलालुद्दीन खिलजी ने नौशेखा को जाहिंद रुख का प्रशासक नियुक्त किया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया जाहिंद रुख। लेकिन ध्यान रहे, दोनों बार अटैक किया किसने? बता दे कि J.K ने, लेकिन जीत नहीं पाया किसको? रणथंभौर को। लिखो आगे, लिखो आगे। दोनों आक्रमणों में J.K यानी जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीत नहीं पाया। जीत नहीं पाया था। अतः क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपके कथन और कारण का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अपने सलाहकार मलिक अहमद चाप को घेरा उठाते हुए कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल बराबर नहीं समझता। ये स्टेटमेंट किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का है। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ध्यान रहे, समझता के बराबर नहीं समझता। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। अब जलालुद्दीन खिलजी वापस दिल्ली लौट गया तो अमीर ने क्या किया? अमीर ने वापस जो जाहिंद रुख पर अधिकार कर लिया और वहां पर जो प्रशासक नियुक्त किया था, क्योंकि गुरुदास तो मारा गया, तो वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया किसको? बौद्ध को। तो लिखो, J.K के दिल्ली लौटने के पश्चात या दिल्ली जाने के बाद में, जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली गया था, दिल्ली लौटने के बाद या पश्चात जाहिंद रुख पर, या ऐसे लिखो, अमीर देव ने जाहिंद रुख पर पुनर्धिकार किया या पुनर्धिकार कर बौद्ध को प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि गुरुदास सैनी तबे मारा गया था। बौद्ध को प्रशासक नियुक्त किया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। क्लियर है? अब 1290 से 1296 तक J.K शासक था दिल्ली का, लेकिन हुआ क्या था? 1296 ईस्वी में J.K की हत्या कर दी। बताओ देखे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, AK ने। क्लियर है? दोनों चाचा भतीजा ही थे भाई, ध्यान रखना।
ठीक है, तो लिखो 1296 ईस्वी में J.K की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की तथा दिल्ली के, ऐसे लिखो हत्या कर, अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर अलाउद्दीन J.K की हत्या, ऐसे लिखो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यानी A.K ने J.K की यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं यानी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक बने। तो अब जो संघर्ष होगा वो किसके बीच में होगा? अब संघर्ष होगा किसके बीच में? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में होगा। क्लियर है? तो आ जाओ, सबसे पहले तो हेडिंग लगा लो। हेडिंग यही रहेगी, क्या बताओ, देखे हमीर और अलाउद्दीन खिलजी। A.K लिख रहा हूं, ठीक है, समझ आना। और इन्होंने शासन किया था 1296 से दिल्ली पर 1316 तक। ध्यान रहे। अब क्यों करेगा अटैक? कारण क्या है? नंबर एक, कारण अटैक करने का कारण क्या है? देखो, अटैक करने का कारण सबसे पहले नंबर एक तो है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति यानी साम्राज्य का अपना विस्तार करना चाहता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा मैं बात करूं, J.K 2 बार हार के गया था ना, J.K के हार का बदला यानी आक्रमणों का बदला लेना चाहता है कौन? बताओ देखे, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा इतिहासकार है बरेनी ये कहता है कि टैक्स नहीं दिया। किसने? हमीरदेव चौहान ने। रणथंभौर पर शासन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स मांगा तो टैक्स नहीं दिया, तो राजकर नहीं दिया था, टैक्स नहीं दिया, इसलिए जो अटैक किया। लेकिन चंद्रशेखर क्या कहता है? इतिहासकार है चंद्रशेखर, क्योंकि हम खुद तो अंदाज नहीं लगा सकते, इतिहासकारों के अनुसार पढ़ेंगे। चंद्रशेखर ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई थी जिसका नाम था चिमना। चिमना का प्रेम प्रसंग था, बताओ देखे किसके साथ? मोहम्मद शाह। ठीक है, और मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में प्रेम प्रसंग था दोनों के मध्य। और प्रेम संग का पता लगने के बाद में मोहम्मद शाह को लगा कि हमीरदेव मेरे को मारेगा, तो ये यहां से भाग के और ये चला गया कहां पर? रणथंभौर। किसके पास? हमीर के पास। ये कारण कौन बताता है? चंद्रशेखर बताता है अमीर जो अपनी हमीर हट पुस्तक में। लेकिन इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी और इसके अलावा नैनचंद्र सूरी ये हमीर काव्य में ये बताते हैं, हमीर महाकाव्य। इन पुस्तकों में यह कारण मिलता है कि उलुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह और केबरू ये चारों मिलकर गुजरात गए थे। उलुग खां, नुसरत खां और जो है केबरू और मोहम्मद शाह, ये चारों मिलकर गुजरात गए थे। और गुजरात में एक स्थान है जो है मांगरोल तो 12 में, लेकिन मंगरोल एक स्थान है, वहां से धन लूटा इन्होंने। दिल्ली जा रहे थे तब बोला कि धन का बंटवारा बीच में कर लेते रास्ते में, तो रणथंभौर के पास में ये बंटवारा करने के लिए रुके थे। तो बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और केबरू और मोहम्मद शाह बंटवारा लेकर किसके शरण में चले गए? हमीर के शरण में चले गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई ये मेरे सेनापति है, मेरे से विद्रोह करके मेरा धन लूट कर जो है तेरी शरण में आए तो मेरे को सौंपते। तो इन्होंने कहा कि जो है जो शरण लेता है वो भगवान के बराबर होता है, इसलिए मैं तेरे को नहीं सौंप सकता। इसीलिए जो अटैक करेगा वापस कौन? बताओ देखे, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 4-5 कारण है कि आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों अटैक कर रहा है। क्लियर है? तो आ जाओ, पहले सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं ये चीजें। तो लिखो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के कारण क्या क्या है? खिलजी द्वारा आक्रमण के कारण क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 कारण में लिखो क्या? वही
साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। नंबर दूसरा कारण देखो, J.K के आक्रमणकारों या फिर जो आक्रमणों का बदला या हार का बदला, 2 बार हार के गया था ना J.K, ठीक है। नंबर 3 बरेनी के अनुसार हमीरदेव द्वारा राजकर यानी टैक्स नहीं देना, राजकर नहीं देना। इसके अलावा चंद्रशेखर की पुस्तक है हमीर हट के अनुसार, हमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह वे चिमना के प्रेम प्रसंग का उल्लेख क्लियर है। उसके बाद में लिखो नंबर 5 कारण, डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। डायनेस्टी वे नैनचंद्र सूरी, नैनचंद्र सूरी की पुस्तक है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य के अनुसार उलुग खां, नुसरत खां, केबरू, और आपके मोहम्मद शाह। गुजरात के मैंगरोल स्थान से धन लूटकर लाए थे। और इससे धन के बंटवारे को लेकर विवाद। अतः मोहम्मद शाह वे केबरू हमीर की शरण में चले गए, हमीर की शरण में चले गए, क्योंकि जब कोई धन लेकर आता था ना, जब कोई धन लेकर लूट कर जाए कहीं से भी लेकर आता था ना, तो एक इनका फिक्स अनुपात होता था सैनिकों का कि 1/2 आपको दिया जाएगा, यानी 4 है तो 1/2 1/2 1/2 है ना, ऐसे कर लो। तो 1 + 1 1 + 1 1 + 1/8 तो बराबर कितना आएगा 4 और 8। तो ये गया 2 से कितनी बार 4 बार, ये गया 2 से कितनी बार 2 बार, है ना। तो ये गया 2 से 1 बार, ये गया 2 बार, यानी 1/2 धन जो है इनका था भाई, ठीक है।
यानी एक हिस्से में कितना, टोटल 1/2 धन जो है कितने जो है इन चारों का था। तो इस धन को लेकर जो है इनके बीच में क्या हुआ था, विवाद हुआ था। ये बात भी आपको साथ के साथ पता होनी चाहिए भाई। क्लियर है। अब अलाउद्दीन खिलजी करेगा अटैक। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, अटैक करेगा। चलो तो मैं आपको बता दूं अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1299 में अटैक करेगा। अलाउद्दीन खिलजी का 1299 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1299 ईस्वी का आक्रमण। क्लियर है। तो वही स्थिति है क्या, बताओ देखे, वही स्थिति है क्या, ये आपकी दिल्ली है ना। दिल्ली में कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भेजेगा, बताओ देखे किस किस को, उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां को। नाम ध्यान रखना, उलुग खां, नुसरत खां और किसको, अलप खां को। क्लियर है। दिल्ली से सेना आएगी तो सबसे पहले कहां पर, एक छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम है, बताओ देखे, जैन दुर्ग। और जैन पर मैंने बताया था कि अमीर देव चौहान ने किसको नियुक्त किया था, भोज को नियुक्त किया था। ठीक है। और फिर सेना आगे आएगी, बताओ देखे कहां पर, रणथंबोर। रणथंबोर में कौन बैठा है, तो आप सभी को पता है हमीर बैठा है। लेकिन ध्यान रहे हमीर ने उस समय जो है मुनिवर्त धारण कर रखे थे। मुनिवर्त मतलब यानी मौन थे उस समय। क्लियर है। तो हमीर देव चौहान की तरफ से कौन जाएंगे, एक तो भीम सिंह जाएंगे और एक और कौन जाएगा, धर्म सिंह जाएगा। ये सेनापतियों के नाम ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हुआ क्या था, हुआ यह था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन तीनों के नेतृत्व में किया था अटैक। बोला कि सेना लेकर जाओ। तो सबसे पहले इन्होंने अटैक किया जैन दुर्ग पर। जैन दुर्ग पर अटैक किया तो भोज बिना लड़े ही जो है रणथंबोर पहुंच गया। कहा, बिना लड़े रणथंबोर पहुंच गया। बिना लड़े रणथंबोर। इसको पता था कि गुरदास को कैसे मारा था, रणथंबोर पहुंचा। तो जैन पर इनका क्या हो गया, बताओ देखे, अधिकार हो गया था। क्लियर है। तो जैन का नियुक्त, जैन सौंपती। अब बताओ देखे अलाउद्दीन खिलजी ने किसको, तो जैन पर अधिकार हो गया। बताओ देखे भोज की जगह कौन हो गया, भोज की जगह आ गया उलुग खां। यानी यहाँ का प्रशासक अब कौन है, उलुग खां है। सेना आगे बढ़ी, रणथंबोर का घेरा डाला, लेकिन जो है जीत नहीं पाए थे। काफी लंबे समय तक जो है घेरा डाल रखा, लगभग 4.5 महीने बताते हैं कि घेरा डाल रखा था। लेकिन रसद सामग्री समाप्त हो रही थी, क्योंकि जो है साथ में खाने पीने का सामान कितने दिनों का लेकर आए। तो रसद सामग्री जो है समाप्त होने लगी। तो थोड़ी सी सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी की पीछे हटी। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे पीछे हटी तो हिंदुवाट घाटी है एक पास में, हिंदुवाट घाटी का युद्ध होता है। और इसमें जो है उलुग खां, नुसरत खां, अलप खां को जो है हरा दिया जाता है। और ध्यान रहे कि इस युद्ध में जो है भीम सिंह और जो है वापस जो हराने के लिए गए थे, तो कौन, भीम सिंह और धर्म सिंह जो है इन सेना को हराने के लिए गए थे। लेकिन धर्म सिंह तो वापस जो है उन सेनाओं से धन लूट कर जो है रणथंबोर की तरफ जा रहे थे। और वापस जब सेना ने हिंदुवाट में वापस अटैक कर दिया तो भीम सिंह गए थे, यहाँ से भीम सिंह गए थे। इस युद्ध में लड़ते हुए भीम सिंह जो है मारे जाते हैं, यानी भीम सिंह इसमें जो है मारे जाते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है। वापस हराते समय, और ये जो युद्ध है ये अनिर्णायक रहा था। क्लियर है बात है। ठीक है। उसके बाद में वापस अटैक करते हैं भाई। ठीक है, वापस अटैक करते हैं। कौन, बताओ देखे, दिल्ली से सेना लेकर आते हैं उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां। होता क्या है, यहाँ पर जब अटैक करते हैं रणथंबोर पर, रणथंबोर पर अटैक करते हैं तो रणथंबोर में एक यंत्र लगा था पत्थर फेंकने का, जिसका नाम है अरादा। अरादा पत्थर से, यानी पत्थर फेंकना का यंत्र था अरादा। और इससे जब पत्थर फेंका तो नुसरत खां के छाती में आके लगा। तो नुसरत खां इस बार जो है मारा गया था। तो पहले कौन मारा गया था, भीम सिंह, हमीरदेव का सेनापति नुसरत खां। कई बार आरपीसी ने मरवा दिया इन दोनों को, और कई बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मरवा दिया। तो दोनों का नाम ध्यान में रखना भाई। क्लियर है बात है। ठीक है। अब दोबारा अटैक होगा 1301 का। 1301 का अटैक होगा, बताओ देखे किसका, 1301 में अटैक होगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो वही स्थिति है 1301 वाले में, दिल्ली है ना। दिल्ली से जैन दुर्ग पर भी कौन है, बताओ देखे, अलाउद्दीन खिलजी है। क्योंकि किसको सौंप दिया, उलुग खां को सौंप दिया। यहां पर उलुग खां है। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रहे कि जो है आपको पता होना चाहिए, इधर रणथंबोर है ना।
वह क्या था कि भीम सिंह जब मारा गया था तो धर्म सिंह पर शक किया गया था, तो धर्म सिंह को हटा दिया अपना सेनापति और नए सेनापति नियुक्त कर लिए। किसने बताओ देखे, तो आपको देखना है अमीरदेव चौहान ने। और इस समय सेनापति बताओ देखे कौन, रणमल है वे रतिपाल, रणमल और रतिपाल जो है सेनापति है। इसके अलावा इनका एक रसद मंत्री था जिसका नाम था सुरजन शाह। सुरजन शाह आगे नाम आएगा, अभी इनका जिक्र होगा तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। अब इस बार अलाउद्दीन खिलजी जिसको भेजेगा, अलाउद्दीन खिलजी एक तो स्वयं आएगा, एक कमालुद्दीन गुरु का आएगा, ठीक है, साथ में अमीर खुसरो भी है, साथ में अमीर खुसरो भी है, 1301 में अमीर खुसरो भी आया था। क्लियर है। और साथ में उल्लू खां तो है ही यहां से जयेंद्र ऊपर। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हुआ क्या था, जब अटैक किया इन्होंने, ठीक है, तो अटैक किया तो लगभग 6 महीने तक जीत नहीं पाया था अलाउद्दीन खिलजी। अटैक किया तो इन्होंने कहा कि हम संधि वार्ता करना चाहते हैं। जब लंबे समय तक नहीं हो रहा अटैक, नहीं जीत पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यहां से जाना भी है, नहीं तो रसद सामग्री समाप्त हो रही है। तो बोला कि ठीक है, संधि करना चाहते हैं। तो सेना थोड़ी सी पीछे हटी अलाउद्दीन खिलजी की, और एक स्थान था यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इधर से रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह जाते हैं, और उधर से जो है कमालुद्दीन गुरु के अमीर खुसरो है, ये इधर से जाते हैं। यहाँ पर संधि होती है, और संधि में लालच दिया गया रणमल, रतिपाल, सुरजन शाह को। बोला कि आप मेरी तरफ मिल जाओ, हम आप जो है कब तक सेनापति बनकर रहोगे, आप कब तक रसद जो है मंत्री बनकर रहोगे, हम आपको रणथंभौर दे देंगे, हमीर देव को सौंप दो हमको, यानी हमीर देव हमको दे दो, हम आपको रणथंभौर का किला देते हैं, यहाँ का शासक बना देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। वापस ये रणथंभौर में गए। रणथंभौर में जाकर हमीर देव ने पूछा कि क्या रही संधि वार्ता, तो इन्होंने 3-4 झूठी शर्तें बताई और कहा कि ये वार्ता सफल नहीं हुई, हम तो युद्ध करेंगे। लेकिन इस संधि में एक बात ये हुई कि आप एक काम करना, आप जलाशय में रसद जो सामग्री है अंदर, उसमें एक काम करना, गौ मांस मिला देना। तो 2-3 दिन तक तो ये शांत रहे। तीसरे दिन छत के ऊपर से डायरेक्ट गौ मांस आया था, और इन्होंने रसद जो सामग्री थी, जो खाने पीने का सामान था, उसमें जो है गौ मांस मिला दिया। जब सैनिक सुबह उठे तो उसमें गौ मांस देखा, तो अब उसको देख के कैसे खा ले, क्योंकि वो बदबू मार रहा था, तो इसलिए इन्होंने दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े थे। क्लियर बात। तो उसके बाद में जैसे दुर्ग के दरवाजे खोले तो हमीर देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरगति को प्राप्त हो जाते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी केसरिया। क्लियर है। और केसरिया हो गया तो क्या होगा, बताओ देखे जोहर, और जोहर किया था रंग देवी ने, और यहाँ पर हुआ था बताओ देखे क्या, जल जोर। जल जोर किसने किया, तो हमीर देव की पुत्री पद्मला ने यहाँ पर क्या किया था, जल जोर किया था। फिर इनको बुलाया कि आओ आपका राज्याभिषेक कर देते हैं। तो रणमल और रतिपाल को बुलाया गया कि बोलो हाँ राज्याभिषेक कब करोगे, क्या प्लान है। तो राज्याभिषेक करवाने के लिए इनको बुलाया। सबसे पहले रणमल को सल्टाया, रतिपाल को भी सल्टाया। बोला कि इनको सल्टाया कैसे, सुरजन शाह ने पूछा। बोला कि गद्दारी, जब आप अपने राजा के प्रति वफादार नहीं रहते हो, मैं क्यों उम्मीद करूं कि आप मेरे प्रति वफादार रहोगे। और ऐसा कह के सुरजन शाह को भी सल्टा दिया। बोला कि गद्दारी की कोई जगह नहीं है, जो गद्दार होता है उसका कोई जो है उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता, और कोई उसके लिए जगह नहीं। और ये रणथंभौर सौंप दिया बताओ देखे किसको, उल्लू खां को। किसको सौंप दिया, बताओ देखे उल्लू खां को सौंप दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था राजस्थान इतिहास का पहला साका, इसको लिख लो। राजस्थान इतिहास का पहला साका। पहला साका कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 को हुआ था। काम पर, रणथंभौर में। और साका होगा तो साके में 2-3 चीजें होगी। नंबर 1 केसरिया। केसरिया यहाँ पर क्या था बताओ देखे किसने, हमीर देव चौहान ने, अमीर ने। और जोहर यहाँ पर किया था बताओ देखे किसने, रानी रंग देवी ने। और यहाँ पर हुआ था जल जोहर। जल जोहर किया था बताओ देखे किसने, पद्मला ने। क्लियर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात क्या रखनी है, आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर है बात। चलो अब हमीर देव चौहान मारा गया, अधिकार हो गया बताओ देखे किसका, किसका हो गया बताओ देखे, तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। और ये अधिकार रहेगा बताओ देखे कब तक, रणथंभौर पर 1534 तक, जब तक राणा सांगा शासक नहीं बनते। राणा सांगा ने, उससे पहले राणा कुंभा ने जो अधिकार कर लिया था 1435 में, जो इस दुर्ग पर अधिकार जो है किसने कर दिया, राणा कुंभा ने जो अधिकार कर लिया था। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है हमीर का स्थापत्य, है ना। तो हमीर का स्थापत्य में अगर मैं बात करूं,
उत्पत्ति में नंबर 1 बात आपको ध्यान रखनी है, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, क्योंकि इनके पिता ने शासन किया था, या इसको न्याय छतरी कहते हैं, न्याय की छतरी, क्योंकि इनके पिता ने 32 वर्षों तक जो है रणथंभौर में शासन किया था। तो जेतर सिंह चौहान की छतरी है ये, या इनका जयसीमा नाम भी मिलता है, जेतर सिंह चौहान की छतरी के, चौहान की छतरी। इसके अलावा अपनी पुत्री के नाम इन्होंने एक तालाब बनाया था जिसका नाम है पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, इसका भी इन्होंने जो है निर्माण करवाया था। ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना, जमुरा बोमरा महल का निर्माण करवाया था, इसको जोरा बोरा महल भी कहते हैं, ठीक है, जमुरा बोमरा लिख लो, जमुरा बोमरा महल का निर्माण, सही नाम इसका जमुरा बोमरा है। ओके, यहां पर रसद सामग्री रखी जाती थी भाई, क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं। हमीर की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से, यानी जानकारी कहां से मिलती है हमीर की, तो लिखो नंबर 1 हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, यह नैनचंद्र सूरी ने लिखा, इनकी जानकारी यहां से मिलती है। इसके अलावा चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखा, इसमें जानकारी हमीर की मिलती है, हमीर हट चंद्रशेखर, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको देखना है हमीर आसो, हमीर आसो 2 बार लिखा गया है, एक तो 13वीं सदी में, 13वीं सदी में जो है इसकी रचना की थी सारंगधर ने, और एक 18वीं सदी में इसकी रचना की थी, बताओ देखे किसने, जोधराज ने, क्लियर है। ये 3 ग्रंथ तो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा हमीर की जानकारी देने वाले ग्रंथ है हमीरायण, ये लिखा था पांडव व्यास ने। इसके अलावा नंबर 5 आपको देखना है, बताओ देखे कौन सा, हमीर बंधन, जो है हमीरदेव चौहान की जानकारी देता है, हमीर बंधन, और ये लिखा था कैलाश अमृत ने। तो ये थे भाई हमीरदेव चौहान, क्लियर है। हमीरदेव चौहान के बारे में एक बार मैं फिर से सारा कंटेंट रिपीट कर देता हूं। देखो, हमने यहां से पढ़ना शुरू किया था रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की, तो आप सभी को पता है कि चौहान राजवंश की स्थापना गोविंद ने की 1194 ईस्वी में, ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके अलावा हमीरदेव चौहान हमको अंतिम शासक पढ़ना है जिनका शासन काल आता है 1282 से 1301। हमीर किसके लिए, हट के लिए जाना जाते हैं, और रणथंभौर के चौहान शासकों में ये अंतिम शासक थे, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने बात की थी, बताओ देखे कि हमीरदेव चौहान हेडिंग डाला, इनकी बेसिक चीजें, हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है, हमीर के रचित जो ग्रंथ है यानी हमीर द्वारा रचित ग्रंथ श्रृंगार हार है, हमीर के गुरु राघव देव है, हमीर के दरबारी कवि विजयादित्य है, रानी रंगदेवी है, पुत्री पद्मला है, और घोड़ा इनके पास जो घोड़ा था उसका बादल नाम है, और 1288 में इन्होंने 9 कोटिजन एक किया था जिसके पुरुष कौन है, बताओ देखे विश्व रूप है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्लियर है। तो जो मैं याद रखने के लिए चीजें हैं उनको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां से मैं अंडरलाइन करते हुए चलूंगा। नंबर 1 बात, हमीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है हट के लिए प्रसिद्ध है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा श्रृंगार हार आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राघव देव इनके गुरु, विजयादित्य वन लाइनर फैक्ट है, ध्यान रखना। रंग देवी इनकी रानी का नाम, पद्मला इनकी पुत्री का नाम, 1288 में इन्होंने कोटि जन यज्ञ किया था। इसके अलावा इनके पुरोहित कौन थे, तो पुरोहित इनके विश्व रूप थे इस यज्ञ के, तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करूं तो मैंने बताया था कि हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए जिसमें से 16 में क्या रहे थे, ये विजेता रहे थे। उसके बाद इन्होंने भीमरस के अर्जुन देव को पराजित किया था, मेवाड़ के समर सिंह को हराया था, आबू के प्रताप सिंह को हराया, मालवा के भोज परमार को हराया, दिल्ली के जे.के को हराया था, और अलाउद्दीन खिलजी से ये खुद हार गए थे, ये ध्यान रखना। अब मैंने बताया कि हमीर के मुख्य अभियान में हमीर और जलालुद्दीन खिलजी का शासन काल आता है 1290 से 1296 में। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक थे, साम्राज्यवादी नीति के तहत रणथंभौर पर 2 बार अटैक किया, 1290 और 1292। दोनों आक्रमण के समय जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे, तो मलिक खुर्रम थे, सरजिंद अहमद थे, कुबेर बेग आलम थे, और जलालुद्दीन खिलजी का सलाहकार कौन था, मलिक अहमद साहब था। सबसे पहले इन्होंने जहिंद पर अधिकार किया था, गुरदास सैनी मारा गया, ठीक है, और नौसेना को जो है यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ओके, फिर ये दुर्ग जीत नहीं पाए थे, तो
जो है रणथंभौर की जो कुंजी थी जयहिंद, यहाँ पर जो है गुरुदास सैनी मारा गया, प्रशासक नियुक्त हमीरदेव चौहान का। और इन्होंने जो है मैं बात करूं तो अपने जो प्रशासक नियुक्त कर दिया जिसका नाम था नौसे का। उसके बाद में जब यहाँ से घेरा उठाते हुए रणथंभौर पर अटैक किया, रणथंभौर पर अटैक जो जीत नहीं पाया, अतः जो अपने सलाहकार को मलिक अहमद साहब को घेरा उठाते हुए कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कई बार पूछा जा चुका है। और जे.के के दिल्ली लौटने के पश्चात हमीरदेव ने जयहिंद पर पुनः अधिकार किया और भोज को यहाँ का क्या नियुक्त कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जे.के की हत्या कर दी और खुद दिल्ली के क्या बन गए थे, शासक बन गए। अब अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच में संघर्ष होगा और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल आता है 1296 से 1316 आता है। आक्रमण करने के कारण क्या क्या है, साम्राज्यवादी नीति है और जे.के आक्रमणों का बदला लेना है क्योंकि 2 बार हार के गए थे। मरीनी के अनुसार हमीरदेव चौहान के द्वारा टैक्स नहीं दिया था इसलिए अटैक किया। चंद्रशेखर की पुस्तक अमीर हटे, इसके अनुसार मोहम्मद शाह और चिमना के बीच प्रेम प्रसंग का उल्लेख करता है। क्लियर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा और हमीर महाकाव्य यानी नैनचंद्र सूरी ये बताते हैं कि कैबरू, मोहम्मद शाह, उल्लू खां, नुसरत खां ये धन लूट कर लेकर आए थे और आपस में इस धन को लेकर विवाद हुआ। तो मोहम्मद शाह और केहबरू चले गए थे किसकी शरण में, हमीरदेव की शरण में, इसीलिए अटैक करेगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये सारा युद्ध, मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी, उल्लू खां, नुसरत खां, सबसे पहले भीम सिंह मारा गया था और यहाँ पर कौन मारा गया, नुसरत खां मारा गया। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। उल्लू खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया क्योंकि भोज बिना लड़े यहाँ से छोड़कर चला गया था। और जो अरादा यंत्र से कौन मारा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कौन मारा गया था, नुसरत खां मारा गया था। और भीम सिंह जो है हिंदू वाट घाटी के युद्ध में जो है मारा गया था। इसीलिए जो है धर्म सिंह को गलत ठहराया किसने, हमीरदेव ने। तो धर्म सिंह को भी हटा दिया था किसने, हमीरदेव चौहान ने। और धर्म सिंह को हटा के 2 नए सेनापति नियुक्त किए, रणमल और रतिपाल। अब जयहिंद भोज बिना लड़े यहाँ से क्या हो गया, चला गया था। क्लियर है। तो अब हमीरदेव पर अटैक करेगा वापस, कौन बताओ देखे, तो अलाउद्दीन खिलजी। इस बार कमालुद्दीन गुरु के अमीर खुसरो है, अलाउद्दीन खिलजी खुद है। तो सबसे पहले जयहिंद को जीतने के बाद रणमल और रतिपाल को विश्वासघात के कारण, या मैं कह सकता हूँ इनको दोनों को अपनी तरफ मिलाया, बोला कि रणथंभौर हम जो आपको सौंप देंगे, यहाँ का शासक बना देंगे, आप हमारी तरफ आ जाओ। विश्वासघात के कारण गो मांस मिला दिया था रसद सामग्री में या खाने पीने की सामग्री में, इसके कारण दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े थे। और रणमल और रतिपाल को दुर्ग जीतने के बाद में जो है मार दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। सुरजन शाह को भी मार दिया। हमीर ने केसरिया किया, यहाँ पर जौहर का नेतृत्व रानी रंगदेवी ने किया था। और ये आपका राजस्थान का पहला शाखा होता है। 11 जुलाई 1301 को केसरिया हमीर ने किया था, जौहर रानी रंगदेवी, जल जौहर पद्मला ने किया था भाई। क्लियर है। उसके बाद में हमीर की स्थापत्य यानी हमीर ने किस किस का निर्माण करवाया था, तो 32 कमों की छतरी है, न्याय की छतरी, जतर सिंह चौहान की छतरी है ये। इसके अलावा पद्मला तालाब का निर्माण करवाया, जमरा मोहरा महल का जो निर्माण है करवाया था इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं तो हमीर की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से, तो हमीर महाकाव्य जो नैनचंद्र सूरी ने लिखा था, हमीर हट है जो चंद्रशेखर ने लिखा था, हमीर रासो है 2 बार लिखा गया 13वीं और 18वीं सदी में। 13वीं सदी में जो मैं बात करूं तो सारंगधर ने लिखा, 18वीं सदी में जोधराज ने लिखा, हमीर भांडव व्यास ने लिखा, हमीर बंधन जो है कैलाश अमृत ने लिखा था। तो कैसी लगी जानकारी, अब इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये सारी जानकारी आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हमीरदेव चौहान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है भाई। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम फिर एक नए शासक के साथ में, जिसमें हम जो है ये सारी चीजें या फिर जो एक नए शासक को हम जो है उठाएंगे और उनके बारे में सारी चीजें, उनकी जो है ऐतिहासिक जो चीजें है या स्थापत्य है या मैं कह सकता हूँ उनके बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।